गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। नवोदया इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल इन नवोदया इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम पढ़ेंगे। उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में अपने ड्रीम को शेप दिया था और उसका ड्रीम था वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम था वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो चाहता था कि पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी आए और दुनिया में सोशल रिपब्लिक हो। और जिस समय वो पेंटिंग बना रहा था ना, उस समय दुनिया में दो देश काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे, एक यूएसए और दूसरा फ्रांस। क्योंकि उस समय तक अमेरिका में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका था और फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था। और फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग का नाम रखा था द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। और उसने 1848 में जो है वो पेंटिंग बनाई थी। यहाँ पे आप वर्ड्स पे फोकस कीजिए। नेशंस की बात कर रहा है फ्रेडरिक सोरियो ने, बात की है नेशन की। व्हाट एक्चुअली नेशन मीन्स, नेशन का मतलब फ्रेडरिक सोरियो ने समझाया है उस पेंटिंग के माध्यम से। तो चलते हैं उसके पेंटिंग पे और देखते हैं उसकी पेंटिंग में क्या क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये एंजल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन से अपने हाथों में झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और आगे भी लोग उसके झंडा लिए जा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग मतलब जानेंगे। इस स्लाइड में आप देखिएगा, कई बार ये पिक्चर जो है आपको दिखेगा, कई बार ये पिक्चर आपको दिखेगा जिसमें ये दिखेगा आपको इस पेंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखते हैं सन 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स बनाई थी, 4 पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें उसने अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया था, अपने सपनों को साकारा था उस पिक्चर में। उस पिक्चर में उसका सपना था कि पूरे दुनिया में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो। उस पेंटिंग में उसने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को शेप देने का कोशिश किया। उसके सपनों का देश कैसा होगा, उस पिक्चर में उसने अपने सपने के देश को दिखाया था। देखिए, जो पहली पेंटिंग थी, उस पहली पेंटिंग में लोगों को दिखाया गया, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया। क्योंकि उस समय यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से हुआ था। वो लोग डेवलप्ड नेशंस थे और वहीं से पूरे दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स कंट्रोल होता था। तो फ्रेडरिक सोरियो ने यूरोप और अमेरिका के देशों को केंद्र मान के, सेंटर मान के, उनके लोगों को अपना सेंटर पॉइंट मान के, उनके डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, उनको एक नेशन का शेप देने के लिए उस पेंटिंग में प्रयास किया। और वहाँ पे उसने उस पेंटिंग में दिखाया मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस ऑफ सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे पासेस बाई। उसमें दिखाया था फर्स्ट पेंटिंग में कि एक ट्रेन है, ट्रेन से लोग जा रहे हैं, अमेरिका के और यूरोप के लोग, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शीश झुका के अपना नमन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक लंबी कतार है, एक ट्रेन के फॉर्म में लोग जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आते हुए आपको दिख रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखता है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by। जैसे जैसे यूरोप अमेरिका के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे थे, शीश झुका के, जैसे हम लोग रास्ते में कभी मंदिर दिख जाती है तो भगवान को नतमस्तक करते हैं, वैसे ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शीश झुका के आगे बढ़ रहे थे। क्यों महत्व है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, जानते हैं। आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसे हमारे लिए हमारी माता का, स्त्रियों का सम्मान होता है, तो फ्रांस में भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद लोगों ने महिलाओं के महत्व को समझा और जो भी आर्टिस्ट थे फ्रांस के, फीमेल फिगर को काफ़ी महत्व देते थे।
इसीलिए फीमेल फिगर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी में लाया गया, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट था तो दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन था। टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट क्या होता है। इनलाइटनमेंट मतलब होता है प्रबुद्ध, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है। और आपको पता होगा यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जिसके वजह से लोगों ने साइंटिफिकली रेशनली थिंकिंग शुरू किया। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस बात का सिंबल है कि लोग जो हैं इनलाइटन हैं, उनके दिमाग में कोई भी जो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी जो है वो मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, वो लोग सही डिसीजन लेने के पोजीशन में है। और जो चार्टर राइट ऑफ मैन है वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो फ्रीडम की बात करता है, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये सिंबलाइज करता है कि जिस देश में लोग नॉलेजेबल हैं, उनको अपने राइट और रॉन्ग का पता है और उनको उनके राइट्स दिए गए हैं, ये सिंबलाइज करता है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसे नेशन की कल्पना की जहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट्स मिले, उनके उनके अधिकार मिले, उनके फंडामेंटल राइट्स मिले, और वो लोग क्या हो, उन राइट्स को यूज़ करने के लिए इनलाइटन हो। जब तक ह्यूमन बीइंग इनलाइटन नहीं होगा तब तक वो राइट्स ऑफ मैन को यूज़ नहीं कर सकता। तो फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसा ड्रीम देखा जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो फिगर है वो सिंबलाइज करता है कि यहाँ के देश के नागरिकों को उनके राइट्स मिले हैं और उनको राइट्स को यूज़ करने के लिए वो इनलाइटन भी हैं। देखते हैं आगे क्या लिखता है। On the earth, in the foreground of the image, lie shattered remains of the symbol of absolutist government institutions. एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर देखिए। तो यहाँ पे आप ज़मीन पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कागज़ के टुकड़े पड़े हैं। ये जो बहुत सारे कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट है यूरोप का एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का। कल के वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, जो पार्ट 1 का वीडियो है, जिसमें आपने देखा होगा एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर है, मिलिट्री पावर है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग में ये कल्पना की है कि जिस समय उसका ये उटोपियन विज़न साकार होगा, उसका ये ड्रीम नेशन बनेगा, वहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट नहीं होगा। और उसकी ये सिंबल है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबको फाड़ के फेंक दिया गया, वैनिश कर दिया गया, डिसअपियर कर दिया गया। सोरियो उटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशन कॉस्ट्यूम्स। जैसा कि आप इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेडरिक सोरियो का उटोपियन विज़न था। उटोपियन विज़न का मतलब एक आइडियल नेशन का विज़न था, जहाँ पे देश के जितने भी लोग हैं, दुनिया जितना भी दुनिया का छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब एक नेशन का रूप ले। उटोपियन विज़न का मतलब है दुनिया में जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स स्टेट्स हैं, वो क्या करें, नेशन का रूप ले। उनकी एक कॉमन बाउंड्री हो, उनका एक फ्लैग हो, उनका एक कस्टम हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ झंडे आपको दिख रहे होंगे, ये अलग अलग देश को सिंबलाइज करते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो जो है, उसके सपनों का जो नेशन है, सपनों का जो राष्ट्र है, उसमें वो आइडेंटिफाई करता है लोगों को। वो दुनिया को देखता है अलग अलग नेशंस में, और अलग अलग नेशंस के अलग अलग फ्लैग हैं। जैसे फ्रांस का अपना फ्लैग है ट्राई कलर, जर्मनी का जो है ब्लैक रेड और गोल्डन स्ट्रिप का फ्लैग है। इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करता है उस पेंटिंग में। और उनका अपना एक नेशन हो, नेशन का अपना एक फ्लैग हो, फ्लैग का और लोगों का अपना एक कॉस्ट्यूम हो। इस तरह के विज़न को फ्रेडरिक सोरियो ने उस पेंटिंग में बनाने की कोशिश की है। फिर से आप पेंटिंग को देख सकते हैं, कैसे झंडा आपको दिख रहा है, फ्लैग्स दिख रहे हैं, अलग अलग नेशंस के लाइन बना के ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आ रहे हैं। एक सौ और मैं आपको बात यहाँ कहना चाहूँगा, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर। जैसा कि आप ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं, ये सिंबल है। जो फ्लैग यहाँ तक पहुँच चुका है, इसका मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी, वहाँ के लोग इनलाइटन हो चुके हैं, वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल गया। जैसे 100 मीटर रेस में होता है, फिनिशिंग लाइन होता है, फिनिशिंग लाइन तक जो पहुँचता है वो रेस का विनर होता है। तो इस तरह से इस फिगर में आप देख रहे होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो क्रॉस कर गए देश, इसका मतलब है कि वहाँ पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल गए, वहाँ पे लोगों को लिबर्टी मिल गया। जैसा कि फ्रेंच को आप देख रहे हैं, फ्रांस जो है यहाँ पे ये झंडा को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ये पेंटिंग बनाई गई है 1848 में। ध्यान से सुनिएगा, ये पेंटिंग बनाई गई है 1848 में, और उस समय फ्रांस बिल्कुल आज़ाद हो चुका था, अमेरिका भी आज़ाद हो चुका था। अभी आप देख सकते हैं इस फिगर में फ्रांस अभी अभी इस
स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस किया, इसका मतलब फ्रांस में पूरी तरह डेमोक्रेसी आ चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फिनिशिंग पॉइंट है, समझिए ध्यान से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि उस देश में क्या है, डेमोक्रेसी आ चुकी है। यानी कि अगर फ्रांस जो है, ये ट्राई कलर जो है, ये ट्राई कलर का जो झंडा है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर गया, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी। उस तरह से ये जो जर्मनी का झंडा आप देख रहे हैं, ये जब क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ भी डेमोक्रेसी आ जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। जैसे जैसे पास करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जैसे पास करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो लोग डेमोक्रेटिक होते चले जाएंगे, वो लोग अपने सिटीजन को लिबर्टी देंगे। इस तरह के फिगर को उसने इतने छोटे से पिक्चर में सिंबलाइज किया है। देखते हैं आगे क्या है। लीडिंग टू द प्रोसेसन वाज द वे पास्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फ्रेडरिक सोरियो ने नेशन स्टेट की कल्पना की थी। यहाँ आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका का झंडा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पेंटिंग बनाने से पहले ही जो है वो आज़ाद हो चुके थे। उसके बाद जो है ये पेंटिंग बनी थी, तो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को ऑलरेडी उस समय नेशन स्टेट्स बन चुका था और ये लिबर्टी को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे वो नहीं दिखेंगे। फ्रांस आइडेंटिफाइड बाई द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। जैसा कि मैंने बताया 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और लंबा समय लगा था उसको ये पूरा करने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेंटिंग में फ्रांस को दिखाया है कि फ्रांस ने अभी अभी जो है क्रॉस किया है। ये जो ट्राई कलर देख रही है फ्रांस है, फ्रांस अभी भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस किया है। इसका मतलब क्या है, फ्रांस ने अभी अभी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। लेकिन जर्मनी देखिए यहाँ पे, शी फॉलोड बाई द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम सोरियो क्रिएटेड द इमेज, जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, देखिए फ्रांस के पीछे पीछे जर्मनी भी आ रहा है। और जिस समय ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, उस समय जर्मनी जो है वो नेशन स्टेट नहीं बना था। जर्मनी तो ऑलरेडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जर्मनी छोटे छोटे स्टेट्स में बटा था, लेकिन वो नेशन स्टेट नहीं बन पाया था। उस समय तक जर्मनी नेशन स्टेट्स बिल्कुल नहीं बन पाया था, लेकिन फ्रेडरिक सोरियो ने इमेजिन कर लिया था। उस समय जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था नेशन स्टेट्स का, उस समय फ्रेडरिक सोरियो ने ये कल्पना कर ली कि जर्मनी भी एक समय में नेशन के रूप में आएगा। अब देखिए आगे लिखता है क्या, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 यूनिटी ऑफ न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको ही बताया कि जर्मनी भी फ्रांस के पीछे झंडा लिए लिए बढ़ रहा है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्लैक रेड और जो गोल्डन स्ट्रिप का फ्लैग है, ब्लैक रेड गोल्डन स्ट्रिप का फ्लैग, यहाँ एक यहाँ दो ब्लैक रेड गोल्डन स्ट्रिप का फ्लैग, ये इस बात का सिंबल है कि जर्मनी भी जो है फ्रांस की तरह क्या होना चाहता है, डेमोक्रेटिक होना चाहता है। तो जर्मनी भी इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफ़ी नज़दीक आ गया फ्रांस के पीछे पीछे। यानी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जर्मनी भी अब कुछ समय के बाद डेमोक्रेटिक हो जाएगा, वो भी एक नेशन बन जाएगा। तो यहाँ लिखता है एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप, यानी लिबर्टी की आशा लिए जर्मनी भी आगे बढ़ता है। उसको लिबर्टी क्यों चाहिए, क्योंकि वो यूनिफाई करना चाहता है। क्या यूनिफाई करना चाहता है, क्या एक साथ करना चाहता है, न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़। यहाँ प्रिंसिपैलिटीज़ जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स को कहे गए हैं। जर्मनी के लोगों का ये ख्वाहिश है, ये डिज़ायर है, ये होप है कि उनका जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स वाला स्टेट है एक साथ कंबाइन होकर नेशन स्टेट बन जाए और वहाँ भी डेमोक्रेसी आए। और इसके लिए वो भी फ्रांस के पीछे पीछे अपना झंडा लेकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर जा रहा है। फॉलोइंग जर्मनी, अब जब जर्मनी जा रहा है तो उसके पीछे ऑस्ट्रिया आ रहा है, लैम्बर्डी आ रहा है, पोलैंड आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, आयरलैंड आ रहा है, हंगरी आ रहा है, रशिया आ रहा है। यानी धीरे धीरे उस पेंटिंग को आप देखिएगा तो यहाँ आप पाइएगा कि सारे देश जो हैं एक के बाद एक उसके पीछे हो लिए। सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, देन आफ्टर फ्रांस, देन आफ्टर जर्मनी, उसके पीछे ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, ब्रिटेन। ये सारे देश धीरे धीरे इस पेंटिंग में आपको दिखेंगे, आयरलैंड सब दिखेगा। तो इस पेंटिंग में जो है आपको याद होगा मैंने
आपके स्लाइड के ऊपर लगा के रखा है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस छोटे से पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना की है पूरे दुनिया में एक डेमोक्रेसी लाने की और सोशल रिपब्लिक लाने की, जहाँ पे समाज में सारे लोगों की इक्वल वैल्यू हो, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, ना केवल डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें बल्कि उस देश के रिपब्लिक में भी उनका रोल हो। ऐसे देश की कल्पना उसने की है। From the heaven above, Christ sent an angel gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का सिंबल है और बाकी सारे एंजल्स हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो मोनोथीज़म पे बिलीव करते हैं। मोनोथीज़म मतलब था एकेश्वरवाद, जिसमें इस्लाम है, जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, जिसमें मोनोथीज़म है, जिसमें एक ईश्वर की बात होती है। इस पेंटिंग में ईश्वर को दिखाया गया है, जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है और बहुत सारे एंजल्स आसमान में उड़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उनके लिबर्टी को गॉड का ब्लेसिंग प्राप्त है और इससे ये सिंबलाइज होता है कि वो फर्टर्निटी के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। फर्टर्निटी मीन्स भाईचारा, कोई किसी से अलग नहीं है, सब बराबर है, डेट इज़ कॉल्ड फैटर्निटी। और ऊपर इन्होंने एंजल का और जीसस क्राइस्ट का जो फोटो बनाया वो इस बात का सिंबलाइजेशन है कि उनके इस डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को गॉड की ब्लेसिंग्स प्राप्त है, कि कोई इनको तोड़ नहीं सकता है। ये कॉन्फिडेंस है, एक ब्लेसिंग है, एक जो है डिज़ायर है, एक होप है, एक मोटिवेशन है कि क्राइस्ट इनको ब्लेस करेंगे, इनके एंजल्स इनके डेमोक्रेसी को, इनके सोशल रिपब्लिक को संभाल के रखेंगे। इस तरह की पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है अपने एक ड्रीम नेशन को, एक उटोपियन विजन को साकार करने के लिए। देखते हैं आगे क्या है। 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी मीन्स ड्यूरिंग 1801 to 1900, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। जैसे कहा जाता है अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है लोग कहते हैं वो स्मार्ट नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, स्मार्ट इंसान अपने माइंड से होता है। तो 19th सेंचुरी में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट आया था नेशनलिज्म का। और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट ने पहले अमेरिका को चेंज किया, फिर उसका प्रभाव जो है फ्रांस पे पड़ा, देन आफ्टर ये जो है पूरे यूरोप में फैलने लगा। और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट ने यूरोप के मेंटल और पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया। आप देख रहे हैं मेंटल वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड। मेंटल वर्ल्ड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल वर्ल्ड? मेंटल वर्ल्ड मीन्स द माइंड ऑफ द पीपल। यूरोप के लोगों का माइंड बदला, उनको लगा नहीं डेमोक्रेसी नाम की भी चीज़ होती है, हम लोग का भी एक देश बनना चाहिए, नेशन होना चाहिए जहाँ पे लोग एक साथ मिल के काम करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था एक फिलोसफर की, रेनन की जो है, मैंने एक नेशन स्टेट थ्योरी डिस्कस की थी जिसमें उसने कलेक्टिविटी की बात की थी कि एक नेशन में बहुत सारे कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के लोग हो सकते हैं जो कॉमन गोल के ऊपर काम करेंगे, सिटीजनशिप के ऊपर काम करेंगे। और वही यहाँ पे आप भी देखिएगा कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे टॉप पे उभर के आई और इस फीलिंग ने सारे पॉलिटिकल और मेंटल थॉट्स को चेंज कर दिए। इस पॉलिटिकल और मेंटल थॉट्स को चेंज करने का मतलब डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक आई, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, मोनार्कियल फॉर्म से डेमोक्रेटिक फॉर्म आया। लोगों ने सोचना जो है अलग तरीके से शुरू किया, लोगों ने सोचने का अलग तरीका अडॉप्ट किया, ये मेंटल वर्ल्ड को चेंज किया। और किसको चेंज किया? यूरोप में हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ नेशनलिज्म ने यूरोप के मेंटल और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों को पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब क्या लगता है? इन रिजल्ट ऑफ द चेंजेस वाज इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको आसानी से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, 563 प्रिंसली स्टेट्स वाज देयर। 563 प्रिंसली स्टेट को एक साथ मिलाना और उसको नेशन बनाना, दिस इज कॉल्ड नेशन स्टेट। तो वही हाल यूरोप का था। यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे जो कि इंडिपेंडेंट थे और वहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट था, वहाँ पे राजा शासन करता था। जैसे ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया वैसे ही ये छोटे छोटे राजा जो थे उनका राज्य साम्राज्य खत्म हो गया और वो एक साथ मिलके, वो जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे एक साथ मिलके क्या कहला गए?
नेशन स्टेट कहलाए। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उभर के आया। जैसे आप ABCDEFGHZ तक पढ़ते हैं अलग अलग और साथ में आप मिला देते हैं तो बन जाता है अल्फ़ाबेट। इन दी सिमिलर मैनर जैसे ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यूरोप में आया तो जितने भी छोटे छोटे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर यानी कि ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स जिनका वर्चस्व आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, वो सब मिलके स्टेट बन गए। डेट इज़ कॉल्ड मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। तो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो है वो चेंज होकर के क्या बन गया, नेशन स्टेट बन गया। अब देखिए क्या लिखता है, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरजन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी had been developing over a long period of time in Europe। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। कहता है द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस फॉर अ मॉडर्न स्टेट, concept and practices of a modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। यूरोप में एक सिस्टम डेवलप हो रहा था, यूरोप जो है उसमें एक सिस्टम डेवलप हो रहा था। इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट था जिसमें सेंट्रलाइज पावर क्या कर रही थी, सॉवरेजन कंट्रोल कर रही थी। सॉवरेजन कंट्रोल का मतलब क्या होता है समझिए, लोगों के आपसी सहमति से जब शासन किया जाता है, सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेजन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। जैसा कि मैंने नेशन में बताया था कि नेशन का अपना एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होता है। आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे इसराइल और फ़लस्तीन का मामला। इसराइल से जब भी यूएन पूछता है भाई अपना बाउंड्री लाइन तय करो, कहता है मेरी बाउंड्री लाइन अभी फिक्स नहीं है, मेरा बाउंड्री भी और बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सेंट्रलाइज पावर का मतलब होता है सेंटर में एक पावर हो, सेंटर में एक गवर्नमेंट हो जो कि सवर्जिन कंट्रोल करे, जो कि स्टेट के सहमति से कुछ रूल्स बनाए और कुछ रूल्स स्टेट के हों, कुछ रूल्स सेंटर के हों और मिल के काम करे। डेट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सवर्जिन कंट्रोल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यूरोप में लंबे समय से डेवलप हो रहा था, सिर्फ इम्प्लीमेंट होना बाकी था। और नेशनलिज्म के आने से ये और जोर पकड़ लिया और अब जाके यूरोप के देशों में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया गया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सेंट्रलाइज पावर ने सॉवरेन कंट्रोल एक डिफिनिट टेरिटरी में लगाई जिससे कि एक नेशन का जन्म हुआ। और ये कैसे हुआ, तो ये हुआ नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के वजह से। थोड़ी मैं और सिंपल कर लूँ, आपने फेडरलिज्म पढ़ा होगा। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर स्टेट दोनों जो है सेपरेट कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे, कुछ पे सेंटर रूल बनाता है, कुछ पे स्टेट सिर्फ रूल बनाता है, कुछ पे दोनों रूल बनाते हैं और मिल के काम होता है। यही कॉन्सेप्ट जो है यूरोप के बहुत सारे नेशंस में पहले से हो रहा था। सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज्ड सॉवरेन कंट्रोल, ये वाली पॉलिसी पहले से चल रही थी, लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट फैला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल, यानी छोटे छोटे राष्ट्र जो बने उनमें छोटे छोटे जो स्टेट्स हुए उनकी सहमति से कुछ बड़े स्टेट्स और कुछ छोटे स्टेट्स मिलकर नेशन बने। उन्होंने जो है एक अपना स्टेट बनाया, एक नेशन स्टेट बनाया और जो है अपना शासन व्यवस्था चलाने लगे। ये वाला जो सिस्टम है वो 19वीं सेंचुरी में खूब डेवलप हुआ। अब देखिए क्या लिखता है, नेशन स्टेट क्या है। नेशन स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेशन स्टेट एक ऐसा नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसे मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली द रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। देखिए एक शब्द आया कॉमन आइडेंटिटी। नेशन स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वहाँ के सारे लोग, ना केवल लोग बल्कि वहाँ के रूलर भी एक कॉमन आइडेंटिटी वाले फीलिंग्स को महसूस करते हैं। थोड़ा सा और मैं सिंपल करूँ, ये क्या है कॉमन आइडेंटिटी, इट इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप। वी आर इंडियंस, हम लोग ये नहीं कहते हम लोग बिहारी हैं, हम लोग कहते हम लोग इंडियन हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इंडियन बोला तो बिहारी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, बंगाली हो, सब एक हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉमन आइडेंटिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है, प्रेसिडेंट भी इंडियन है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि नेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सारे सिटीजन्स, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, जिसमें कि
वहाँ के रूलर्स भी इंक्लूड कर लें तो उनके अंदर एक सेंस डेवलप होता है, कॉमन आइडेंटिटी होती है। चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, या एक छोटा से छोटा इंसान हो, वो एक कॉमन सेंस को फील करता है, कॉमन आइडेंटिटी को फील करता है। और वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हम लोग इंडियंस हैं। इन द सिमिलर मैनर जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन के अंदर जो है, यहाँ की इवन कि उसके रूलर भी जो हैं वो एक कॉमन पर्सनैलिटी को, एक कॉमन आइडेंटिटी को फील करते हैं, और वो कॉमन आइडेंटिटी जो है सिटीजनशिप कहलाता है। वो एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं। कॉमन हिस्ट्री मतलब क्या, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट होगा। दैट इज़ कॉल्ड कॉमन हिस्ट्री। तो एक नेशन का कॉमन आइडेंटिटी होता है, कॉमन हिस्ट्री होता है, इसी को बोलते हैं नेशन स्टेट। जैसा कि हम लोग ने कहा, थोड़ा सा और मैं सिंपल करूं, जैसा कहा गया इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, इसका मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो नेशन स्टेट में भी यही होता है कि नेशन स्टेट में क्या होता है कि सारा एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करता है। बिहार से पूछा जाए तुम कब आज़ाद हुए ब्रिटिश के चंगुल से, तो बोलेगा 1947 में। उड़ीसा भी वही बोलेगा। डेट इज़ कॉल्ड कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री। अगर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो वो भी कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है। इन द सिमिलर मैनर अगर आपसे पूछे बिहार के रहे उनसे कौन से देश के हो, वो कहेगा इंडियन है। बंगाल से पूछेगा कौन से देश के हो, वो कहेगा इंडियन है। पासपोर्ट में क्या लिखा है, इंडियन है। डेट इज़ कॉल्ड कॉमन आइडेंटिटी। ये होता है कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी के साथ होता है कॉमन हिस्ट्री। तो नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट में कॉमन आइडेंटिटी होती है, कॉमन हिस्ट्री होता है। अब क्या लिखता है कि ये जो कॉमननेस है, अभी तक हम लोगों ने जो इतना लंबा चौड़ा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आसान नहीं होता है इतना बड़ा चेंज लाना। मोनार्कियल गवर्नमेंट से एक नेशन स्टेट बनाना इतना आसान नहीं होता। हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके ये इम्प्लीमेंट होता है। तो नेशनलिज्म बहुत आसानी से नहीं इम्प्लीमेंट होता। नेशन स्टेट को बनाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट है, मोनार्कियल गवर्नमेंट से नेशन स्टेट बनाने के लिए फॉर्जिंग करनी पड़ती है, फोर्स की अप्लाई करनी पड़ती है। लिखता है क्या, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी पास्ट से ये नहीं चला आता है नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, बल्कि इसको बनाना पड़ता है। इट वाज फॉर्ज्ड थ्रू अ स्ट्रगल, संघर्ष करके नेशन स्टेट बनता है, जिसमें एक्शंस ऑफ लीडर्स होता है, कॉमन पीपल होता है। कहने का मतलब हुआ कि आज़ादी होती है, नेशन स्टेट का मतलब आज़ादी होती है, और आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लीडर्स, वहाँ के लोग सेक्रीफाइस करते हैं। दे सेक्रीफाइस दियर लाइफ फॉर द सेक, फॉर द काउज ऑफ नेशन स्टेट। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि डाइवर्स प्रोसेस जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्स प्रोसेस, बहुत सारे कठिन रास्तों से गुजर के कैसे जो है यूरोप में नेशन स्टेट आया। यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, कैसे एक साथ मिलके नेशन बने, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना की नेशन स्टेट की, पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी की, सोशल रिपब्लिक की। और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हो, सोशल रिपब्लिक हो, लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी हो, उनकी कॉमन हिस्ट्री हो, मोनार्कियल गवर्नमेंट ख़त्म हो, लोगों को सिटीजनशिप मिले, उनको फंडामेंटल राइट मिले। फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग से ये कल्पना की। इस पेंटिंग से केस स्टडी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। केस स्टडी वाइज भी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेरीज है वीडियो से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट हो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दाएं हाथ में क्या है, बाएं हाथ में क्या है, उसका क्या सिंबल है, एंजल्स क्या सिंबलाइज करते हैं, मोनोथिज्म क्या है, फ्रांस को जर्मनी क्यों फॉलो कर रहा है, फेटर्निटी का सिंबलिज्म क्या है। ये सारा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसके पीपीटी और पीडीएफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल्स पे दे दिए जाएंगे।
थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या असर पड़ा यूरोप के ऊपर। तो वेट कीजिए थर्ड वीडियो का। टिल देन हैव अ नाइस डे।